आई एम सोनाली मोहंती एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक सेक्शन, जो कि आपको काम आने वाला है आपके 6th सेम के एमसीक्यूज एग्जाम में। ओके, पहले ही हम लोग HRM के वीडियोस ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स अपलोड कर चुके हैं और अभी आज से वी आर बिगिनिंग द इकोनॉमिक्स पार्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे अगर आप देखते हो सिलेबस जो आपका है, तो जो फर्स्ट यूनिट है दैट कंप्राइजेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्शन। ठीक है ना, बीइंग द प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया वी नो दैट इंडिया इज प्राइमरीली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़े ट्रेडिशनल फीचर्स पढ़ लेते हैं इसके। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड द फीचर्स आर, फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यस, हमारा जो सैलरी पोर्शन है, यू नो इनकम जनरेटिंग पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर से, एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारे इंडिया के लोग कमाते हैं। ठीक है, सेकेंड डिपेंडेंस ऑन मानसून। यस, आज 21st सेंचुरी में होने के बावजूद इंडिया का एक मेजर एग्रीकल्चरल पोर्शन जो है वो मानसून पे डिपेंड करता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो मानसून हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज इट ऑल ऊपर वाले के भरोसे। ठीक है, थर्ड लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। नाउ व्हाट हैपेंस कि इंडिया का ना पॉपुलेशन इतना ज्यादा होने की वजह से हम इस बात को नोटिस में रखते हैं या इस बात को कंसिडर किया जाता है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा काम के लिए हम लेबर्स को यूटिलाइज करें। ठीक, देन फोर्थ अंडर एम्प्लॉयमेंट। Yes, underemployment is a particular situation, you know, when the person who is doing the job, he is not paid according to his qualification or skills that he has. एक एग्जाम्पल लो, एन MBA डूइंग अ जॉब ऑफ, यू नो, ऑफिस बॉय और जस्ट इधर उधर जेरोक्स निकालते घूम रहा है, तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। बराबर। आफ्टर दैट फोर्थ तो हो गया स्मॉल साइज होल्डिंग। एक जो बहुत मेजर इशू है इन इंडियन एग्रीकल्चर इज दैट हमारे जितने भी किसान भाई है, इनकी जो जमीनें हैं ना वो उनका साइज बहुत छोटा है। तो साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, ना तो ये मेजर प्रोडक्शन कर पाते हैं और ना ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स अडॉप्ट कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन उसके बाद है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आज भी जब इंडिया का किसान आपके दिमाग में आता है तो किसान के साथ बैल भी आता है, बैल के साथ हल भी आता है। ठीक, और वो किसान लेके जा रहा, बैल आगे और किसान पीछे। दैट मीन्स बहुत सारी तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स है। देन लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द स्मॉल होल्डिंग्स उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम रहता है। And last is dominance of food crops. What do you mean by food crops? Food crops यानी चावल, गेहूं, ये सारी चीजें जो है ये फूड क्रॉप्स है। और एक दूसरा होता है कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स किसको बोला जाता है, जैसे कि पल्सेस, शुगर, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स है। बट हमारा इंडियन एग्रीकल्चर ज्यादा फूड क्रॉप्स पे डिपेंडेंट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ फूड क्रॉप्स का एक मेजर पोर्शन निकल के आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो खाने के लिए चीजें भी तो चाहिए ना। दाल तो नहीं खाते रहेंगे, बस चावल गेहूं चाहिए। फीचर्स तो हो गए, अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हम जल्दी जल्दी आपको करवा देते हैं। 1.2 बिलियन का पॉपुलेशन, यस द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 120 मिलियन फार्म होल्डिंग्स, इतने हमारे पास खेत के पेपर्स है कि इतने लोगों के पास खेत है। 80% ऑफ द फार्मर्स यूज लेस देन 2 हेक्टेयर। जैसा अपन ने वहां पढ़ा कि छोटा स्मॉल होल्डिंग साइज है, तो 80% जितने भी फार्मर्स हैं उनमें से 80% के पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स की जमीन है। 61% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड आर फार्मिंग हाउसहोल्ड। फार्मिंग हाउसहोल्ड मतलब पूरा जो परिवार है वो बेसिकली किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। 145 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, इतनी जमीन पे खेती होती है। 190 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्रॉप्ड एरिया मतलब आपको वहां पे क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। 1.2 हेक्टेयर्स एवरेज फार्म होल्डिंग साइज। 50% ऑफ एरिया अंडर सीरियल्स एंड मिलेट्स। इतना जितना भी क्रॉप होल्डिंग्स है या जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% अंडर सीरियल्स है। सब चावल, गेहूं, दाल।
Then 52% of employment provided. Yes, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, देखिए उसमें से 52% पॉपुलेशन कहाँ से अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? सो फ्रॉम एग्रीकल्चर. दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री. Then 69% of the population is sustained, मतलब it is directly fed from the agricultural production that is done in the country. Then subsistent agriculture dominant. Subsistence agriculture का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना खेती की ही क्यों जाती है? खुद के भरण पोषण के लिए. अगर हमारे पास से बचा, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कुछ बच जाएगा हमारा पूरा होने के बाद, तो उसे हम मार्केट में ले जाकर बेच देंगे. ठीक है. एंड एग्रीकल्चरल जीडीपी एट 285 बिलियन, इतना वो कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री. ओके, वी आर डन विद द बेसिक्स. नाउ नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. ओके, थैंक यू. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग. मतलब इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो कौन कौन से फायदे हमको मिलने वाले हैं? तो डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं. देखिए, अगर आप अपनी वो 2 एकड़ से छोटी सी जो जमीन है आपकी, उस पर आप अकेले डिसीजंस लेकर फार्मिंग करना चाहते, तो आपके मन में जैसा आएगा आप वैसा करेंगे. आप तो ये भी नहीं देखने वाले कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही था या गलत था. फिर आपकी फसल का नुकसान हो रहा, फिर आपको मार्केट में रेट सही नहीं मिल रहा. दैट आर द डिफरेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड. बट फॉर नाउ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 10 लोग मिलकर एक साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग करने की सोचते हैं, तो भैया ये 10 लोग एवरी डिसीजन नहीं ले लेंगे ना. बहुत सारा डिस्कशन होगा. उसके बाद वी विल कम अप विद अ प्लान कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सा काम करेगा एंड ऑल दैट. मतलब आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ planning, and that is serves as an instrument of planning. I misread, I guess. This is the first advantage of cooperative farming, serves as a instrument of planning. And second point देखो इसी से connected है, development of democratic spirit. इसका मतलब क्या होता है कि 10 लोगों ने जमीन लगाई है ना, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब सबको वोट करने का अधिकार तो है. तो वैसे ही यहाँ पे भी 10 लोगों ने अपनी जमीनें लगाई है, तो सबको बोलने का हक तो रहेगा ही. तो किसी एक के बोलने में तो काम नहीं होने वाला. सब जो बोलेंगे उसमें से बेस्ट जो निकलेगा वो काम होएगा. फिर उसके बाद reduces the cost of production. Yes, अगर आप अकेले कोई काम करने जाते हैं तो वो काम महंगे में होगा, पर 10 लोग मिलकर अगर कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बीज खरीदना है. एक आदमी जाएगा बीज खरीदने के लिए, थोड़ी सी जमीन है उसकी, छोटी सी जमीन है, उसके लिए थोड़ा सा बीज लेकर आएगा, बट तो महंगा ही पड़ने वाला है ये बीज. क्यों? क्योंकि रिटेल में खरीदेगा तो महंगा ही मिलेगा. वही जब 10 लोग एक साथ जाएंगे इतनी बड़ी जमीन के लिए बीज खरीदने, तो ऑब्वियसली होलसेल रेट पे लेकर आएंगे, तो उनको तो वो सस्ते में मिलेगा. ठीक है. देन इंक्रीजेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एज आई सेड अर्लियर, छोटी जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो यहाँ पे जब हमारी जमीन बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है. Then achieves the economies of scale. Economies of scale यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी जमीन ज्यादा बड़ी है, सोर्सेज ज्यादा लगे हुए हैं आपके रिसोर्सेज, तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा एंड यू कैन अचीव द इकोनॉमीज टू स्केल. मतलब जितना खर्चा किया है उससे ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे. एंड द लास्ट वन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी. छोटी सी जमीन पे ट्रैक्टर नहीं चला सकते, छोटी सी जमीन के पीछे इरिगेशन का खर्चा नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्योंकि जमीन का साइज इतना बड़ा हो चुका है, तो आप बिंदास ट्रैक्टर चलाओ, आप इरिगेशन की मशीन्स लगाओ, पाइपलाइंस डालो, तो मतलब टेक्नोलॉजी का भी आप अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हो, which is going to work in your favor. Okay, coming to the last section, disadvantages of cooperative farming. As you can see on the board, there are just 3 points. और देखो बेटा, अगर आप इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली लागू करने की सोचोगे ना, तो ये कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता. देखो, वो छोटी छोटी जमीन वाले जो लोग हैं, बेसिकली तो किसान ही है. अब किसान है एंड पता है, ये भी समझो कि गरीब किसान है.
ठीक है। अब ये लोग जब अपनी 2-2 एकड़ जमीन या हेक्टेयर जमीन को फार्मिंग के लिए पुल आउट कर रहे हैं, पुल इन कर रहे हैं बेसिकली, एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग का फंडा इम्प्लाई करने की सोच रहे हैं, तो सोचना एक चीज है बट एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनिशिएटिव का मतलब वो जो 10 है ना, दे आर ऑफ सिमिलर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो जब काम करने जाते हैं तो हु विल टेक दैट इनिशिएटिव, ये पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट्स लेकर आना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। एंड अगर कुछ गलत हो गया तो हु विल बी द वन हु विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जब बात आती है तो 10 के 10 पीछे हट जाते हैं, हमको नहीं बोलना। Getting it? So it becomes a bit difficult to practically imply that thing. Then no increase in production. अब वहां तो हमने बोला कि increase in production, यहाँ बोल रहे हैं no increase in production. This all depends upon the techniques that they are going to apply on the production methods. ठीक है? Then lack of trained personnel. Yes, this या these 10 people या farmers, those who are involved, they are not technically trained person कि लाइक सिर्फ जमीन इकट्ठा कर ली, पैसे इकट्ठा कर लिए तो बहुत ही बवाल काम होने वाला है एकदम, या एकदम बहुत ही माहौल हो जाएगा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेले रह के भी नुकसान ही कर रहे थे अपना, और जब 10 लोग साथ में आ जाएंगे तो और बड़ा नुकसान करेंगे खुद का, ऐसा वाला सीन, ठीक है। तो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग।